हेलो बच्चों, वेलकम टू AduZenith कॉमर्स। आज हम बिजनेस स्टडीज का एक सुपर इम्पोर्टेंट और ट्रस्ट मी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुरू करने वाले हैं। हम इस सफर में समझेंगे कि आखिर ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसका असली मकसद क्या है, एक कंपनी के फाइनेंशियल मैनेजर को कौन से बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या चीज है और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जादू कैसे काम करता है। सो आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड। सोचो जरा, जैसे आप सब अपने घर के खर्चों को मैनेज करते हो, अपनी पॉकेट मनी को प्लान करते हो, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक बड़ी सी कंपनी को भी अपने सारे पैसों का हिसाब किताब रखना पड़ता है। और बच्चों, इसी पूरे मैनेजमेंट प्रोसेस को बिजनेस की दुनिया में हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये किसी भी बिजनेस की नींव यानी फाउंडेशन होता है। तो चलिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन समझते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड यूसेज ऑफ फाइनेंस। अब इन भारी शब्दों से डरना मत, इसको दो सिंपल पार्ट्स में तोड़ते हैं। पहला है प्रोक्योरमेंट, जिसका मतलब है बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएं और सबसे आसानी से और सस्ते में कैसे लाएं। और दूसरा पार्ट है यूसेज, यानी उस लाए हुए पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से हमें बेस्ट यानी मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। सिंपल, पैसा लाना और उसे सही जगह लगाना। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका मेन एम तो प्रॉफिट कमाना ही होगा, राइट? बट वेट बच्चों, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कंपनी के जो शेयर्स हैं ना, उनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाना। सोचो, अगर एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है जो उसने 100 रुपए में खरीदा था और कंपनी के अच्छे डिसीजंस की वजह से उसकी वैल्यू बढ़कर 120 हो जाती है, तो उस शेयर होल्डर की वेल्थ, उसकी दौलत 20 रुपए से बढ़ गई। यही असली गोल है। प्रॉफिट तो बस इस गोल तक पहुंचने का एक जरिया है। तो ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, ये समझ आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? इसके लिए एक फाइनेंशियल मैनेजर को सिर्फ तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। आप इन 3 डिसीजंस को एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकते हो, जिसके ऊपर पूरा बिजनेस का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर खड़ा होता है। और ये रहे वो 3 मास्टर डिसीजंस। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसे हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं। नंबर 2, फाइनेंसिंग डिसीजन। और नंबर 3 है डिविडेंड डिसीजन। बिलीव मी, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर बस इन्हीं 3 डिसीजंस के इधर उधर घूमता है। आइए इनको एक एक करके आराम से समझते हैं। देखो कितना सिंपल है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा लगाना कहाँ है। क्या हमें एक नई मशीनरी खरीदनी चाहिए या एक पूरा नया प्लांट लगाना चाहिए? फिर आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, मशीन खरीदनी है पर उसके लिए पैसा आएगा कहाँ से? क्या हम शेयर्स इशू करके लोगों से पैसा लें या फिर बैंक से लोन उठाएं? और आखिर में जब साल के एंड में प्रॉफिट हो गया तो आता है डिविडेंड डिसीजन, यानी इस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दें और कितना पैसा बिजनेस में ही वापस लगा दें, जिसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। चलिए अब हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी अभी हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा ना कि पैसा कहाँ से लाना है। तो एक कंपनी के पास जो टोटल पैसा यानी कैपिटल होता है, वो बेसिकली 2 अलग अलग सोर्सेस से आता है। और इन्हीं सोर्सेस की मिक्स एंड मैच को यानी अनुपात को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनी? कैपिटल स्ट्रक्चर इज सिंपली द मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड्स एंड बोरोड फंड्स। बिल्कुल आसान शब्दों में, ओनर्स फंड्स, जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं, वो मालिक का अपना पैसा होता है। और बोरोड फंड्स, जिसे हम डेट कहते हैं, वो बाहर से उधार लिया हुआ पैसा होता है। एक कंपनी कितना अपना पैसा और कितना उधार का पैसा यूज करेगी, ये एक बहुत बड़ा और क्रूशियल डिसीजन होता है। चलिए इन दोनों में फर्क समझते हैं। देखिए, इक्विटी यानी ओनर्स फंड्स में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो देंगे, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। इसलिए कंपनी के लिए रिस्क कम होता है। पर इसका एक नुकसान है। जब नए शेयर्स इशू करते हैं तो कंपनी का कंट्रोल नए शेयर होल्डर्स के हाथ में चला जाता है। दूसरी तरफ है डेट यानी उधार। इस पर इंटरेस्ट पे करना एक लीगल ऑब्लिगेशन है। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसलिए रिस्क बहुत हाई है। लेकिन इसका फायदा ये है कि ओनर का कंट्रोल कम नहीं होता। ओके, अब हम आते हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर। इसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक सुपर पावर समझ सकते हो। ये एक ऐसी स्पेशल टेक्निक है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर्स डेट का यानी उधार का इस्तेमाल करके शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं। अजीब लगा ना सुनकर?
भला उधार लिया हुआ पैसा यानी डेट शेयर होल्डर्स को और अमीर कैसे बना सकता है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? आइए इसके पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का राज समझते हैं। इस मैजिक के पीछे एक गोल्डन रूल है बच्चों। ये रूल हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तभी और सिर्फ तभी काम करता है जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी ROI आपके कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा हो। मतलब आप उधार लिए हुए पैसे से जितना % कमा रहे हैं वो उस पैसे पर दिए जाने वाले इंटरेस्ट के % से ज्यादा होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से प्रूव करते हैं। इस टेबल पर फोकस करो। दोनों सिचुएशंस में कंपनी की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT 1 लाख रुपीस है। अब देखो सिचुएशन 1। यहाँ कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया, सारा पैसा इक्विटी का है, तो इंटरेस्ट 0। टैक्स देने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT बची 70,000। इसको जब हमने 50,000 शेयर्स में बांटा तो हर शेयर पर अर्निंग यानी अर्निंग पर शेयर EPS आई 1.4 रुपीस। अब देखिए सिचुएशन 2 का कमाल। यहाँ कंपनी ने डेट लिया जिस पर 30,000 का इंटरेस्ट दे दिया। टैक्स के बाद EAT कम होकर 49,000 हो गई। आप कहोगे मैम प्रॉफिट तो कम हो गया, लेकिन रुको, मैजिक अब होगा, क्योंकि डेट यूज किया इसलिए हमें कम शेयर्स इशू करने पड़े, सिर्फ 20,000। और जब हमने 49,000 को 20,000 शेयर्स से डिवाइड किया तो EPS बढ़कर हो गया 2.45 रुपीस। देखा आपने, प्रॉफिट कम होने के बावजूद हर शेयर की अर्निंग बढ़ गई। यही है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मैजिक। तो अब तक हमने ये सीख लिया कि पैसा कहाँ से लाना है और उसके मिक्स को क्या कहते हैं। अब हम अपने आखिरी टॉपिक पर आते हैं कि उस लाए हुए पैसे को बिजनेस में आखिर यूज कहाँ करना है। मोटे तौर पर पैसा बिजनेस में 2 जगहों पर यूज होता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में। इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन सब में लगाया जाता है। ये पैसा बिजनेस में 1 साल से ज्यादा रहता है। इसका मकसद होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। दूसरी तरफ है वर्किंग कैपिटल। ये वो पैसा है जो शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे रॉ मटेरियल, कैश, इन्वेंट्री में लगा होता है। ये पैसा बिजनेस के डे टू डे यानी रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए जरूरी है और यूजुअली 1 साल के अंदर वापस कैश में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सोचो, फैक्ट्री की बिल्डिंग बनाना फिक्स्ड कैपिटल है और उस फैक्ट्री को रोज चलाने के लिए सामान खरीदना वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, एक बिजनेस को कितना फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगा, ये कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ बिजनेस। एक स्टील के फैक्ट्री को ट्रेडिंग कंपनी के मुकाबले ज़्यादा मशीनरी चाहिए तो उसे ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशंस। एक बड़ी कंपनी को एक छोटी कंपनी से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। और चॉइस ऑफ टेक्निक। अगर कंपनी मशीन से ज़्यादा काम लेती है यानी कैपिटल इंटेंसिव है तो भी फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसमें भी नेचर ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रोडक्शन साइकिल। सोचो, अगर रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है तो उतने टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रेडिट पॉलिसी। अगर आप अपने कस्टमर्स को उधार पर माल बेचते हैं तब भी आपका पैसा मार्केट में फंसा रहता है और आपको बिजनेस चलाने के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि डेट लेने से अर्निंग पर शेयर बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ एक सवाल है जिसके बारे में आपको सोचना है। अगर डेट इतना ही अच्छा है तो सारी कंपनीज सिर्फ उधार लेकर ही बिजनेस क्यों नहीं चलाती? थोड़ा सोचो इसके बारे में। इसका जवाब छुपा है रिस्क में। डेट के साथ हमेशा फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ता है। सोचो, अगर कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाई तो क्या होगा? वो बैंकरप्ट हो सकती है। इसीलिए हर कंपनी को प्रॉफिट और रिस्क के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें।